ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम पार्ट सी स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट सी में हमारे दो ही चैप्टर्स है, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। और जो हमारा पार्ट सी है दैट डिटेल्स फॉर 20 मार्क्स। तो दो ही चैप्टर्स हैं और 20 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले हैं। अपने जो 13 चैप्टर है वो है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब देखो, इंटरनल कंट्रोल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इंटरनल और एक है कंट्रोल। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफ द वर्ड कंट्रोल। अब कंट्रोल एक ऐसा वर्ड है जो सब अपनी टुडे लाइफ में सुनते हैं और हम हर एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ में कंट्रोल लगाते हैं। अब अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, लेट्स से घर में कोई नहीं है, तो क्या आप अपने घर को ऐसे खुला छोड़ के जाओगे? क्या नहीं, आप वहां पे क्या लगा के जाओगे? लॉक लगा के जाओगे। तो आप घर के बाहर लॉक लगा के जाओगे, दैट इज व्हाट? दैट इज टाइप ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल्स में, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो गेटकीपर होते हैं, वॉचमैन भैया होते हैं, वो चेक करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कहीं जो बच्चे हैं ऐसे नहीं हो कि वो हाफ डे में स्कूल से बाहर निकल के चले गए, ठीक है। तो वो वहां पर हमने क्या लगा रखा है, स्कूल में एक टाइप ऑफ कंट्रोल लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको टाइम टेबल वगैरह मिलता है, ठीक है, कब कौन सी क्लासेस कैसे होंगी, कोर्स टाइम पे कंप्लीट कैसे होगा, कौन सी फैकल्टी कितने बजे आएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम तीनों फैकल्टीज जो हैं प्रोफेशनल में वो एक ही टाइम पे आके खड़े हो जाएं और एक ही टाइम पे लड़ने लग जाएं कि ओ मैं पढ़ाऊं, वो मैं पढ़ाऊं। तो सर मुझसे लड़ रहे हैं, मैं मैम से लड़ रही हूँ और हम तीनों खड़े हो गए। हमने आधा घंटे तक नाटक की, एक दूसरे को मारपीट की और उसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम तीनों में से कौन पढ़ाएगा। तो अगर इस तरीके से हो मिसमैनेजमेंट, तो वहां पे मतलब कंट्रोल नहीं है। तो आप कहीं पर भी देख लो, आपको अपनी लाइफ में कंट्रोल की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप खुद को देख लो, आपके भी एग्जाम्स आएंगे, आप पढ़ रहे हो उसके लिए, तो आपने भी अपनी लाइफ में कंट्रोल लगाया है। आपने, हो सकता है बहुत लोगों ने टाइम टेबल भी बनाया हो, आपका पूरा स्केड्यूल होगा कि हमें इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, देन हमें ऐसे ऐसे फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं या व्हाटएवर। तो हम हर एक चीज को, वो चीज स्मूथली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव हो जाए, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, ठीक है, या फेलियर्स नहीं। तो उसके लिए हम जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, रूल बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, दैट इज व्हाट? कंट्रोल। तो कंट्रोल सिंपल टर्म्स में हम कहेंगे, आपने किसी भी चीज को ढंग से करने के लिए, या हम कह सकते हैं किसी गलत चीज को होने से रोकने के लिए जो भी आपने सिस्टम पॉलिसी वगैरह लगा रखे, दैट इज व्हाट? कंट्रोल। तो आप कंट्रोल अपने रियल लाइफ में भी लगाते ही हो। अब ऑब्वियसली बात है, अब कंपनी ले लो या कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो भी तो कंट्रोल करती होगी, नहीं करती होगी? अब इतनी बड़ी कंपनी है भाई, इतने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उनके इतने कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हो जाते हैं, इतने रेगुलेटर्स बैठे हैं सर पे चढ़ के, इतने इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इतने बथेरे लोग हैं। तो इतनी सारी चीजें एक टाइम पे मैनेज करना और प्रॉफिट भी कमाना, ठीक है, ये सब कुछ करने के लिए आपकी कंपनी में आपको क्या लगाने पड़ेंगे? कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इंटरनल तो क्या है? अगर आपने अपनी कंपनी में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई काम किया है, जैसे विद इन द कोचिंग हो गया, विद इन द स्कूल हो गया, विद इन माई होम हो गया, तो अगर आपने खुद ही इंटरनल लेवल पे किया है, दैट मीन्स आप एक्सटर्नल लोगों को हायर नहीं कर रहे हो वहां पे, ठीक है। आपने खुद ही के रूल्स बनाए, यानी जो लोग वहां पर एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन्होंने खुद के लेवल पर ही कंट्रोल एस्टैब्लिश किए हैं। जैसे आप लोग हो तो आप खुद को ही मैनेज कर रहे हो, खुद का टाइम टेबल, खुद की स्टडीज, दैट इज व्हाट? इंटरनल। तो अगर हम लोग इंटरनल यानी कि अपने सेल्फ लेवल पे कोई भी टाइप का कंट्रोल लगाते हैं तो दैट इज व्हाट? इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अब वही एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक कंपनी की, तो कंपनी में जितने भी टाइप के सिस्टम्स बनाए जाते हैं। अब देखो, एक चीज और है, आपने कंट्रोल्स बना लिए, ठीक है, आपने सोच लिया कि मैंने टाइम टेबल बना लिया, मुझे इतने इतने बजे पढ़ना है, मुझे इतना इतना पढ़ना है, आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो क्या कोई रिजल्ट आएगा? तो सिर्फ कंट्रोल ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्मुलेशन कर लिया, डिजाइनिंग कर ली कि ओ अब हो गया, बन गए कंट्रोल, नहीं। आपको उनके साथ साथ क्या करना है? इम्प्लीमेंट भी करना है, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आपको क्या करना है? मेंटेन। यानी अगर आपने एक दिन बहुत अच्छे से काम किया, नेक्स्ट डे वापस से डीट वैसे के वैसे, कोई सेंस हुआ उस चीज का? नहीं। आपको थ्रू आउट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि सब कुछ प्रॉपर्ली चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ डेविएशन आ रहा है, एफिशिएंसी आ रही है, तो आप उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हो।
तो आपको तीनों चीजें करनी है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें होंगी और इसकी वजह से आपके ऑपरेशंस में इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी। इसके अलावा आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, आप कंप्लायंसेस अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। देन नंबर 3 रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो ये अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स, जो भी प्रोसेस एक कंपनी लगा रही है, दैट इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है वो दो टाइप का हो सकता है, एक फाइनेंशियल और एक क्या हो सकता है हमारा नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। तो अगर हम लोग इंटरनल कंट्रोल को फाइनेंशियल कंट्रोल में डिवाइड करें तो फाइनेंशियल कंट्रोल का पहले तो एक और नाम भी हो सकता है अकाउंटिंग कंट्रोल, यानी मैंने फाइनेंस और अकाउंट्स को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी प्रोसेस लगाया है कंपनी में, दैट इज व्हाट फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल कंट्रोल को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक कंपनी है जो कोई एक बेसिक छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन कर रही है, क्या करेगी? सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई इनवॉइस आया होगा, तो हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं ना। तो अब हम वहां पे जो अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके पास जो भी इनवॉइस है, आप उसकी क्या बनाओगे? जर्नल एंट्री, आप उसको रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, ठीक है। जर्नल के बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं? हमारा लेजर, ठीक है। लेजर के बाद क्या प्रिपेयर होता है? हमारा ट्रायल बैलेंस, और फिर हम क्या बनाते हैं? हमारे फाइनल अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L, और हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो यही पूरा क्या होता है? प्रोसेस होता है किसी भी टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे काम में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कौन होंगे? एम्प्लॉयज भी अपॉइंटेड होंगे, ठीक है। लेट्स से मिस्टर ए बना रहे हैं जर्नल, मिस्टर बी बना रहे हैं लेजर, देन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं सी, P&L का काम दे दिया मिस्टर डी को, एंड बैलेंस शीट का काम दे दिया मिस्टर ई को, ठीक है। अब देखो, अगर कोई पर्सन फ्रॉड करना चाहता है ना, तो यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है या ये बात बताओ कि वो पकड़ में आ जाएगा? अब देखो, दो सिनेरियोज हो सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल में क्या लिया? हमने ये पांचों काम अलग अलग पर्सन से करवाए, ठीक है। एक सिचुएशन ये सोचो कि मैं ये पांचों काम सिर्फ मिस्टर ए से करवा दूं, ठीक है। कि कंपनी है, मैंने बोला ए तुम ये पांचों के पांचों जो अपना पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का वो संभाल लो। अगर वो बंदा अकेला काम कर रहा है, क्या वो फ्रॉड कर सकता है? बहुत ही आसानी से, क्योंकि पूरे अकाउंट्स का कंट्रोल एंडिंग तक, बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कंट्रोल किसके पास में है? मिस्टर ए के पास में है। तो अब जब सारा का सारा काम मिस्टर ए को करना है, तो उनके पास में क्या रहेगा कि मेरा काम कोई चेक नहीं कर रहा, मेरे अकेले के पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है, तो वो बहुत ही इजीली अकाउंट्स मैनिपुलेट कर सकते हैं। वेयरएज हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि हमने अलग अलग काम के लिए अलग अलग पर्सन को अपॉइंट किया है। हमने क्या किया है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब इंडिविजुअल अलग अलग कामों के लिए आप एक पर्सन को अपॉइंट नहीं करके अलग अलग पर्सन लगाओ। तो देखो, उससे है ना बेनिफिट्स है बहुत सारे। क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट, एक तो क्या आ जाएगा? एक्सपर्टीज आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, क्योंकि हम जिस बंदे को काम देंगे वो अपना ही काम करेगा, वो एक्स्ट्रा 100 काम नहीं करेगा। तो अपने काम में क्या हो जाएगा? एक तो स्पेशलाइज हो जाएगा, और ऑल्सो यहाँ पर फ्लॉज और एरर्स काम की ड्यूरेशन में ही पता चल जाएंगे, यानी आपको अलग से बैठ के चेकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। काम के ड्यूरेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि किस बंदे ने क्या क्या फ्रॉड किया है, क्या क्या एरर किए हैं। एग्जाम्पल ए था, मिस्टर ए को चालाकी सूझी कि चलो मैं है ना कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड ही नहीं करता हूँ, या मैं कुछ एंट्रीज का अमाउंट अपने अकॉर्डिंग कम कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा मेरे जेब में जाएगा। ए ने यहाँ पे फ्रॉड करने के बारे में सोचा। अब जब बी है वो लेजर बनाएगा, तो वो किसके थ्रू ही बनाएगा? जर्नल को यूज करके। तो जब वो बनाएगा लेजर, तो उसको जर्नल में जो गलतियां होंगी वो अपने काम करते टाइम ही मिल जाएंगी ना। दैट मीन्स बी अलग से बैठ के एक एक काम को चेक नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बी अपना काम वाम छोड़ के ए की जर्नल एंट्रीज चेक कर रहा है, नो। बी अपने काम के ड्यूरेशन में लेजर बना रहा है, तो उसको जर्नल एंट्रीज चेक करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो उसका काम में ही आएगा, ठीक है। तो अब उसको पता चल जाएगा। मान लो बी भी बेवकूफ निकला, नहीं समझ में आया, बी मिल गया ए के साथ में, तो भाई सी बैठा है, सी पकड़ लेगा, डी पकड़ लेगा, सी ने भी नहीं पकड़ा। तो मतलब ऐसे इतने सारे अगर आप लोग बिठाओगे
एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा, सेग्रीगेशन में कोई ना कोई पर्सन तो अच्छा निकलेगा ही ना, इंटेग्रिटी वाला, ऑनेस्टी वाला, या तो फिर वो कि सबके सब लोग मिल जाएं, मतलब कि कंपनी ही डिफेक्टेड है फिर तो, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर है ना कि जितने भी लोग हैं वो सभी फ्रॉड हो, तो कोई ना कोई तो ड्यूरेशन में ही, यानी अलग से बैठ के चेकिंग नहीं हो रही है, ड्यूरेशन में ही वो अपने काम में ही क्या कर रहे हैं, पहले वाले के काम को उनको देखना ही पड़ रहा है, तो वो चेकिंग करेंगे। जैसे जो पर्सन बनाएगा ट्रायल बैलेंस, वो जर्नल और लेजर चेक करेगा, देन जो बनाएगा फाइनल अकाउंट्स, वो ट्रायल बैलेंस चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस में हमने कंट्रोल लगाया। क्या कंट्रोल लगाया हमने किया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, जिससे काम के ड्यूरेशन में ही जो भी इश्यूज हैं वो हमें पता चल जाए, ठीक है। यानी हमें ऐसा नहीं हो कि बाद में जाके चेक कर लेंगे तब पता चल जाएगा, नहीं, ड्यूरेशन में ही आपको पता चल रहा है, और जिसकी वजह से आ रहा है स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का कंट्रोल है, और ये सारा का सारा काम हमने किसको कंट्रोल किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। तो जब भी हम कोई कंट्रोल लगा रहे हैं किसके ऊपर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। तो ये पूरा, अच्छा जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमने क्या क्या बात की, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात किया, वर्क का डिवीजन के बारे में बात किया, वर्क ऑफ वन इज चेक्ड बाय अनदर, वर्क ऑफ वन इज चेक्ड बाय अनदर, यानी बेसिकली जैसे हमने देखा कि ए का काम कौन चेक कर रहा है, बी चेक कर रहा है, बी का काम कौन चेक कर रहा है, सी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर बेसिकली इस वाले प्रोसेस में अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं एक का आउटपुट क्या बन रहा है, दूसरे का इनपुट, यानी ए ने क्या बनाई, जर्नल एंट्रीज, तो ए ने जर्नल बना के कंप्लीट करा, तो उसका आउटपुट क्या था, जर्नल। अब जब बी है, बी अपना काम करेगा लेजर बनाने वाला, तो वो उस सिचुएशन में ए के आउटपुट को यूज करेगा, राइट, यानी ए की जर्नल एंट्रीज को यूज करके ही तो वो क्या बनाएगा, लेजर। और जब बी यहाँ पे इसका आउटपुट यूज कर रहा है, तो उसका वो क्या बन गया, बी का इनपुट बन गया, यानी ए का आउटपुट क्या बन जाएगा, बी का इनपुट। एंड सिमिलरली अब जब सी बनाएगा ट्रायल बैलेंस, तो फिर वो किसको यूज करेगा, लेजर को। तो हम कह सकते हैं कि अब बी का जो आउटपुट बनकर आया दैट इज लेजर, वो सी का क्या बन जाएगा, इनपुट। तो यहां पर हमने देखा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ वर्क, और हम कह सकते हैं आउटपुट ऑफ वन बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप का कंट्रोल है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इंटरनल चेक। क्या बोलते हैं हम इसे, इंटरनल चेक। तो याद रखना, व्हेन आउटपुट ऑफ वन बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर, जिसमें ड्यूटीज आर सेग्रीगेटेड एंड वर्क इज बीइंग डिवाइडेड व्हिच कॉजेस स्पेशलाइजेशन, तो उसे हम कहेंगे इंटरनल चेक। इंटरनल चेक आपके पूरे टॉपिक, बेसिकली पूरे चैप्टर में बहुत बार ये टर्म रिपीट होने वाला है, तो अभी हमने देख लिया। अब मैं जहां पर भी इंटरनल चेक के बारे में बात करूंगी आपको याद रखना है ये पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये अगर हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में किया है तो वो कौन सा कंट्रोल में आ जाएगा, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन देखो अब एक कंपनी है तो उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं होते हैं, एक कंपनी में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। अच्छा, अब हम लोग चाहते हैं किसी पर्सन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए, तो हम उसको क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा बचपन में, हम पढ़ते हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब चीजें चेक करते हैं। हम कंप्लायंस एस्पेक्ट्स के लिए कंप्लायंस चार्ट बनाते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीडी में, ठीक है। तो ये अगर हम कंट्रोल लगा रहे हैं किस पे ऊपर, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो वो कौन से कंट्रोल हो जाएंगे, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ठीक है। अगर हमने कंट्रोल लगाया फाइनेंशियल के ऊपर तो वो कौन से हो जाएंगे, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग। नॉन फाइनेंशियल को हम और क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, बेसिकली परफॉर्मेंसेस या कंप्लायंसेस। तो पूरा नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर आप कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल। सो हमने मीनिंग देख लिया एंड देन हमने टाइप्स देख लिए, फिर हमने बात कर ली है इंटरनल चेक्स के बारे में। अपना जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनल ऑडिट। वैसे सबको आता होगा, डीडी में हमारा पूरा चैप्टर है। तो अब इंटरनल ऑडिट क्या होता है, हमने पूरा काम कंप्लीट किया, काम कंप्लीट करने के बाद में आप इंटरनली आइदर अपने एम्प्लॉय से, ठीक है, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को भी हायर कर सकते हो, आप उससे क्या करवाओगे, इंटरनल लेवल पर ही चेकिंग करवाओगे, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑडिट।
अब वो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। तो स्टैट्यूटरी या सेक्रेटेरियल ऑडिटर आए, दैट मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटर आए, उससे पहले हम हमारे वर्क को इंटरनल लेवल पे ही चेक करा सकते हैं, लेकिन वो बंदा एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर प्रोफेशनल होना चाहिए, फाइन। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। तो अभी जो हमने इंटरनल चेक्स के बारे में बात की थी, वो याद रखना वो ड्यूरिंग होते हैं, यानी काम हो रहा है उसी टाइम चेकिंग हो रही है। वेयर इंटरनल ऑडिट में काम कंप्लीट हो गया, लेट्स से क्वार्टरली या हाफ ईयरली, और हमने कंप्लीट होने के बाद सारी एक साथ चेकिंग करवा दी, तो दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट। तो हम कह सकते हैं पूरे इंटरनल कंट्रोल को हम ओवरऑल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंटिंग, ऑपरेशनल वाले कौन से हो जाएंगे अपने, एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉन फाइनेंशियल, देन इंटरनल चेक्स एंड देन इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल चेक्स और इंटरनल ऑडिट्स ऊपर के जो दोनों पॉइंट्स हैं उसमें भी होते ही हैं, ठीक है। यानी अकाउंटिंग एस्पेक्ट को भी चेकिंग करते हो, अकाउंटिंग एस्पेक्ट की भी ऑडिट होती है, वेरएस वही जो आपके नॉन कंप्लायंसेस हैं या आपके नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनकी भी ऑडिट होती है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या हो गए हमारे टाइप्स, और उन टाइप्स में ही हमने फर्दर एलैबोरेट कर लिया इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट। तो ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं किस चीज के, इंटरनल कंट्रोल्स के। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी इंटरनल कंट्रोल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जिससे वो मिलकर बना हुआ है। अब देखो एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए एक बहुत ही इजी हम हिंट बना लेते हैं, और उस हिंट से हम लोग पढ़ लेंगे। देखो हिंट क्या है यहाँ पे जो हमने बनाई है एलिमेंट्स के लिए, वो है सोप मार। क्या है, सोप, सोप यानी कि साबुन, और हमें अपने हाथ पे मलना है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, मार, या किसी को फेंक के मार सकते हो, ऐसे कुछ होगा नहीं वैसे, पर ठीक है। तो हमारी एलिमेंट्स की क्या हिंट है, सोप मार। अब देखो यहाँ पे हमने इसके थ्रू लर्न करने का ट्राई करना है। देखो सबसे पहले जो अपना सोप है एस से स्टार्ट होता है, तो जो अपना फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट का, दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। यानी अभी हमने पूरी बात की है वर्क डिवाइड जो होता है, एक का आउटपुट बनेगा दूसरे का इनपुट। तो मैंने आपको बताया था ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है थ्रू आउट द चैप्टर। तो अपना फर्स्ट क्या एलिमेंट हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। देन यहाँ पे हमने एक और एस, यानी कि मैं डबल डबल बना लिया है, ठीक है। सोप में ऐसा था, हमने डबल एस करके इसको कर लिया है। तो अब देखो जो नेक्स्ट एस है हमारा, दैट इज व्हाट, सुपरविजन। सुपरविजन को सब जानते ही हैं, मीनिंग क्या होता है बेसिकली, यानी यहाँ पे जो आपके सुपीरियर्स हैं वो जो भी अपना स्टाफ है उसको वो क्या करेंगे, उसके वर्क को सुपरवाइज करेंगे, चेक करेंगे, गाइडेंस देंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, तो अच्छे से काम नहीं करोगे, आप लीनियंट हो जाओगे, आप मिसयूज करोगे अथॉरिटी का, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, सुपरविजन। देन एस हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग ओ पे। ओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमने बीएससी पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। क्या आएगा इसमें, स्केलर चेन आएगी, पूरी हिरार्की आ जाएगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे रिलेशनशिप्स वहां पर आ जाएंगी। तो हम वो क्या चाह रहे हैं, पहले से प्रीडिफाइंड हो, जिससे किसी को भी आगे जाके कोई भी टाइप का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। देन अगेन एक और ओ है, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी स्टेटमेंट्स। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं पता तो कंट्रोल लगा क्यों रहे हो, आपको पता ही नहीं है हमें एग्जाम देना है या पास होना है, तो आप क्या ही कंट्रोल लगाओगे, क्या ही पढ़ाई करोगे, वही। तो ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी वो अकॉर्डिंगली क्या लगा पाएगी, वहां पे कंट्रोल्स लगा पाएगी, ठीक है। तो एस हो गया, देन ओ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है सोप में, ए से क्या है, फर्स्ट वाले ए से ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग हैं, अब हम हर किसी को ऐसे बोल देंगे कि तुम अपने मन से जो काम है वो कर लेना, तो प्रॉब्लम ही आएगी। तो हमें हर किसी को देनी पड़ेगी अथॉरिटी, ठीक है, कि तुम यहाँ पे सुपीरियर हो और तुम्हारे अंडर में ये सारे लोग काम करेंगे, और तुम इन सबको अप्रूवल दोगे तभी वो काम कर सकते हैं। तो आपको वहां पे अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है पर्सन को, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट ए। नेक्स्ट ए क्या है, अकाउंटिंग कंट्रोल्स। अभी हमने रिसेंट बात करी ली है जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पी। पी से क्या है, पर्सनल। अब देखो एक कंपनी है तो उसमें रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो पर्सनल में सारे क्या आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके क्वालिफाइड, ट्रेन, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ होने चाहिए, एंड आपको प्लेस करना है राइट पर्सन एट द राइट जॉब पोजीशन, ठीक है। तो सोप के सारे हो गए एस, ओ, ए एंड पी। अब सेकेंड अपना क्या टर्म था, मार, यानी एम, ए और आर। तो एम से क्या है, मैनेजमेंट। अब हम सब लोग जानते हैं मैनेजमेंट में क्या आता है, सारे के सारे स्टेप्स आते हैं, प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जो आपके लोग हैं, डायरेक्टर्स हो गए या सीनियर मैनेजमेंट हो गया, उन सबको मिलकर क्या करना है, इंप्लीमेंट मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। नेक्स्ट आता है अपना प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है तो उसके असेट्स भी होंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब तक असेट्स नहीं है तब तक कंपनी कैसे ही ग्रो करेगी, कैसे ही ऑपरेट करेगी। तो आपको आपके असेट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और अपना लास्ट है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें चैप्टर 1 में ही हम पढ़ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आपको खुद को क्या मेंटेन करने होंगे, रिकॉर्ड्स, और आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आ जाएगा रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सोप मार से एलिमेंट्स। फाइन, चलो, तो ये आप हिंट्स बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स, अब देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम ऐसा नहीं है, अब जैसे आप लोगों, अब आपको पढ़ाई करनी है तो आप बस ऐसे नींद में से उठे पढ़ाई करने बैठ जाओगे, क्या आपका स्टेप 1 पढ़ाई ही रहता है? ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी करोगे और उसके बाद पढ़ाई करोगे। एक्स्ट्रा काम घूमना फिरना नहीं कह रही मैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि आप अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले एनवायरनमेंट सेट करोगे। ठीक है, ऐसे जाके भीड़ वाला जगह है, यहाँ घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, आप एकदम बीचों बीच जाकर बैठ गए उनके और बुक खोल के बैठ गए, कोई सेंस है ऐसे पढ़ाई करने का? तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। तो हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोल करना है जो भी हमें, वो ऐसे ही नहीं हो सकता कि बस आपने सोच लिया और हो गया। उसके लिए कुछ कुछ आपको एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो कंपोनेंट्स है ना, वो कंपोनेंट्स क्या है, हमारा प्रोसेस है कि आपको कंट्रोल लगाने हैं। तो आपका सिर्फ कंट्रोल लगाने का काम नहीं है, आपको 2-3 एडिशनल काम भी करने होंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, पूरा स्टेप्स क्या रहेंगे कंट्रोल के रिगार्डिंग। अब देखो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एनवायरनमेंट सेट करोगे। ऑब्वियस ही बात है, आप ऐसी प्लेस पर जाके बैठोगे जहां पर भीड़ नहीं है, जहां पे शोर नहीं हो रहा, एकदम पीस है, क्वाइट है, शांति है। ठीक है, तो आप पूरा एनवायरनमेंट सेट करोगे। आप बैठे हो, सामने नेटफ्लिक्स चल रहा है, यहाँ कॉफी पड़ी है, दोस्त बैठे हैं, ऐसे तो आप नहीं पढ़ सकते हो ना, ऑब्वियसली आपको पीस चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एनवायरनमेंट सेट करना है। एनवायरनमेंट सेट करने के बाद में आप करोगे रिस्क असेसमेंट। क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट। ऑब्वियस ही बात है, हमें कंट्रोल लगाना है। अब देखो अगर आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या आपको इतना ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि वहां पे रिस्क कैसी है, बहुत ही मिनिमम है। वेयर सीए और सीएस की रिस्क कैसी है, वेरी हाई। तो आपको एनवायरनमेंट सेट करने के बाद में क्या चेक करना है कि जिस भी चीज के लिए आप कंट्रोल लगा रहे हो उसमें रिस्क लेवल क्या है, तो आपको रिस्क पता चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपने रिस्क वगैरह जो है वो सब कुछ चेक कर लिया। अब आपको सेटअप करना है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली बात है, पूरे कंट्रोल में, चलो पढ़ाई तो आपको खुद को ही करनी है, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग हैं, सबको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सुपीरियर, कौन सबऑर्डिनेट, किसको रिपोर्टिंग करना है, ट्रांजैक्शन कौन से हैं, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, क्लासिफाई कैसे करोगे आप। तो ये सारा इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा काम भी हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब देखो जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, वो 2 टाइप से हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनुअल भी हो सकता है। ठीक है, यानी आपने सारे फिजिकल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स बनाई है, रिटर्न्स बनाई है, कंट्रोल्स वगैरह के बारे में लिखा है, प्लानिंग की है, और वो आप सबको पहुंचा रहे हो। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर आजकल के टाइम पे मैनुअल तो चीजें होती नहीं है, आजकल के टाइम पे सब कुछ कैसा हो गया है, वर्चुअल, ऑटोमेटेड। ठीक है, सब कुछ हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। तो आपका ये दोनों हो सकता है। ठीक है, आप फिजिकली यानी मैनुअली भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, ऑटोमेटेड भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये अपना हो गया थर्ड वाला, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम। फाइन, अब आपने पूरा एनवायरनमेंट सेट कर लिया, रिस्क चेक कर ली, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर ली। अब क्या कर लो, कंट्रोल एक्टिविटीज, यानी अब जो आपको एक्चुअल कंट्रोल वाला काम करना है, एक्चुअल कंट्रोल वाला काम आप कर लो।
दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। फिर ये पूरा हमने काम किया, पूरा प्रोसेस किया, अब ये प्रोसेस सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या कोई चेंजेस चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं, उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मॉनिटरिंग। तो अपना जो लास्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, मॉनिटरिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या हेडिंग गिवन है, कंपोनेंट्स, यानी क्या क्या चीजें इंक्लूड होकर कंट्रोल बनाती है। आप बोलो मैं सिर्फ कंट्रोल लगा दूं, नहीं, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब ही आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अपना फर्स्ट क्या हो गया, कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकेंड क्या हो गया, रिस्क असेसमेंट, थर्ड क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन एक्चुअल कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड लास्ट है हमारा मॉनिटरिंग। इसको रिमेंबर करने के लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, ये यहाँ पर भी आता है, ये सीए में भी आता है, तो हम वहां पे एक ट्रिक है, इस ट्रिक से कंपोनेंट्स लर्न कर लेते हैं। क्रिम, क्या नाम है कंपोनेंट्स के लिए ट्रिक का, क्रिम। क्रिम जो सी है, सी से हमारे दो हैं, एक तो फर्स्ट वाला क्या था, कंट्रोल इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट सेट करना है। सेकेंड जो है सी से ही वो अपना फोर्थ वाला पॉइंट है जो हमने एक्चुअल कंट्रोल्स की बात की थी। ठीक है, तो कंट्रोल एक्टिविटीज, फाइन। देन आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड एम से क्या है हमारा जो लास्ट स्टेप है, दैट इज मॉनिटरिंग। तो ये जो क्रिम है, ये क्रिम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर गिवन है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से, वैसे तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट ये बात कर रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट की, वहां पर इसने क्या बोला है कि आपकी कंपनी का कंट्रोल एनवायरनमेंट आपको सेट करना है, दैट मीन्स जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट जो है वो जैसा काम करेगा, जैसे एनवायरनमेंट सेट करेगा, एम्प्लॉयज भी वैसा ही काम करेंगे। मान लो टॉप मैनेजमेंट क्या बोलता है, हमें सिर्फ कंप्लायंस करनी है लेटर में, हमें स्पिरिट में जाना ही नहीं है, दैट मीन्स इंटेंशन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम एथिक्स वेथिक्स भाड़े में क्या तेल लेने, लॉ में लिखा है उतना कर लो, काम करो। ठीक है, दैट मीन्स उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओनली प्रॉफिट अर्निंग, एथिक्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब टॉप मैनेजमेंट ऐसा सोच रहा है, मतलब उनका एनवायरनमेंट वैसे ही सेट है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दो, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, नहीं सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है भाई, एथिक्स भी लगाना है। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आप कंट्रोल करोगे और लोग भी वहां पर वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एथिक्स, इंटेग्रिटी, देन कॉम्पिटेंस होना चाहिए कि सब लोग जो है अपना 100% दें। ठीक है, देन आता है पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी जिसको ड्यूटी दे रखी है गवर्नेंस संभालने की, लाइक टॉप मैनेजमेंट हो गया या लोअर मैनेजमेंट हो गया, उन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। मैनेजमेंट किस तरीके से चल रहा है, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप का है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशंस किस तरीके के हैं, यानी बेसिकली आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आपका एनवायरनमेंट, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, पहले वो पता होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2। ये तो हम पूरा चैप्टर पढ़कर आए हैं, चैप्टर नंबर 12, कि आपको क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग, एंड देन एंड में जाके कंट्रोलिंग करोगे। फाइन, तो आप पूरा पहले रिस्क को क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, तो वो सब कुछ स्टेप नंबर 2 में आ जाएगा, रिस्क आइडेंटिफिकेशन वगैरह। देन हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज व्हाट, इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब वही इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप क्या क्या काम करोगे, सबसे पहले आपको पता करना है कौन से ट्रांजैक्शंस वैलिड है, जो इररेलेवेंट हैं, बिल्कुल फालतू हैं, उनका आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। देन आपको सारा का सारा काम टाइम पे करना है और आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। ठीक है, तो अगेन वही पूरा कम्युनिकेशन वाली सारी चीजें जो हैं वो पॉइंट नंबर 3 में आ जाएंगी। देन आपको ये चेक करना है कि क्या हमने प्रॉपर टाइम पीरियड पे उसको रिकॉर्ड करा है। अब आपने पढ़ा होगा 2 बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है अक्रूवल बेसिस। कैश में तो हम लोग क्या करते हैं, जब पैसा आया तब रिकॉर्ड कर लो। अक्रूवल में जब वो ट्रांजैक्शन में आपने अकर कर लिया, इनकर हो गए, कर लिया आपने एक्चुअल में, तब रिकॉर्ड कर लो। मनी कब आया हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो सब आपको डिसाइड करना है कि आप कैश पे काम करते हो या अक्रूवल पे काम करते हो, प्रॉपर आपको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, देन कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो वो सब आपको यहाँ पे बता रखा है। देन आपको डिफरेंसेस बताएंगे बिटवीन ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। अब देखो ऑटोमेटेड है तो ऑब्वियसली बात है वो कंसिस्टेंट रहेगा, फ्रॉड्स के चांसेस कम होंगे, ह्यूमन एरर नहीं होगा। व्हेयरएज मैनुअल है तो टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली, ह्यूमन एरर हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाएगी। तो ये जो अपने छोटे बच्चों वाले होते हैं डिफरेंसेस, वो आपको गिवन है, एक बार उसको गो थ्रू कर लेना।
चलो, तो अपना पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है हमारा? एक्चुअल कंट्रोल एक्टिविटीज, जो हमने कहा था, जो हमने बिगिनिंग में बात की एलिमेंट्स में। अब हम क्या करेंगे? अपना एडमिनिस्ट्रेटिव और अपना अकाउंटिंग कंट्रोल एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेंगे। और लास्ट में क्या ये पूरा प्रोसेस सही से हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। फाइन। चेकिंग, यानी जो भी डेविएशंस है, आपको लग रहा है कि अथॉरिटी प्रॉपर नहीं है, आपको लग रहा है रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है या काम ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? उसको अगली बार से ठीक करोगे, इंप्रूव करोगे। फाइन। तो दैट इज व्हाट? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो ये हमारा टॉपिक क्या था? आईसीएस के कंपोनेंट्स। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज व्हाट? लिमिटेशंस ऑफ आईसीएस। अब देखो, ऑब्वियसली बात है, हम कितना ही ट्राई कर ले, आप लोग भी कितनी ही स्टडी करते हो, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ऐसा हो जाता है कि बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, या फिर उनकी मान लो एग्रीगेट में रह जाता है, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं। तो अब वो इश्यूज क्यों आ रहे हैं? यानी हमने इतना एफर्ट किया पर स्टिल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ क्या होंगे? लिमिटेशंस होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ह्यूमन एरर, सबसे पहले हमें पता है काम कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो अब ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स तो होती ही है, एरर हो गया। अब याद है हमने एकदम बिगनिंग में बात की थी कि अगर सारे के सारे लोग मिलकर ही फ्रॉड करते, हो सकता है ना कि तुमने सबको ही खरीद लिया कि यार मिलके फ्रॉड करते हैं, डायरेक्टर्स जाए तेल लेना है, हम तो सब मिलकर फ्रॉड करेंगे, शेयर होल्डर से कोई मतलब नहीं है। सब ही मिल जाओगे तो फिर तो फ्रॉड होना ही होना है, तो कल्यूजन ऑफ पीपल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट ने खुद ने कंट्रोल बनाया, अब मैनेजमेंट खुद ही ढीला पड़ गया, डायरेक्टर्स जो उनको खुद कोई मतलब नहीं है। तो जब डायरेक्टर्स ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम स्टाफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फॉलो करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो जिसने कंट्रोल्स बनाए हैं अगर वो ही ओवरराइड कर ले, उसको फॉलो नहीं करें। देन आता है फॉल्टी जजमेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है, हमें सिचुएशन देख के कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है या जजमेंट लेना होता है, तो हमने सही दिमाग नहीं लगाया, हमने गलत डिसीजन मेकिंग कर ली, हमने रिस्क सही से चेक नहीं करी, वो सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ऑब्वियसली बात है जिसके पास में पावर है तो कितने चांसेस हैं कि वो अपने अथॉरिटी को मिसयूज करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है हायर कॉस्ट। अब ऑब्वियसली बात है अगर हमने सब कुछ ऑटोमेटेड कर रखा है, मैनुअल भी है तब भी आपको पेमेंट सैलरीज देनी पड़ेंगी, और ऑटोमेटेड है तब भी आपका सॉफ्टवेयर वगैरह का कॉस्ट आएगा ही आएगा। तो कभी कभी क्या होता है, बेनिफिट कम आता है और कॉस्ट बहुत एक्सेसिव आते हैं। ठीक है, या आपने मान लो इंटरनल चेक्स करके आपने एक काम के लिए 20 लोग अपॉइंट कर लिए, अब भारी पड़ गया, सैलरी नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो कभी कभी कॉस्ट काफी हाई आ जाती है। तो ये सब क्या है? लिमिटेशंस है। और इन्हीं सारे लिमिटेशंस की वजह से ये आईसीएस हमें क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब 100% कि आईसीएस लग गया तो हमने सब कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, फ्रॉड ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता ना, कंपनी में फिर भी फ्रॉड हो जाते हैं। वही वाली चीज है, आपने पढ़ लिया 100% है कि एग्जामिशन आ जाएगी, नहीं, कम भी आ सकते हैं क्योंकि लिमिटेशंस है भाई। ठीक है, चेकिंग हार्ड होती है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं लोग, तो वो वहां पर भी है, सिमिलरली यहाँ पर भी है। तो इसीलिए याद रखना, ये हमें ओनली क्या प्रोवाइड करता है? रीजनेबल अश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ आईसीएस। नेचर, आईसीएस जो है ना वो किस टाइप का है? प्रिवेंटिव। यानी हम जितने भी कंट्रोल्स लगा रहे हैं उन कंट्रोल्स को लगाने का क्या सेंस है कि फ्रॉड हो जाए, उसके बाद हमें होश आए ओ शिट फ्रॉड हो गया, अब एक्शन ले लो, या हम चाहते हैं फ्रॉड होने से पहले ही पता चल जाए और हम उसको पहले ही क्या कर लें? प्रिवेंट कर लें। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या चाहेंगे? कोई गलत चीज हो वो हमें पहले ही पता चल जाए और हम पहले ही उसको क्या कर लें? प्रिवेंट कर लें। तो इसीलिए तो हम क्या लगाते हैं? कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स का नेचर प्रिवेंटिव है, क्योर वाला नहीं है। क्योर मतलब क्या होता है? हो गई कोई चीज, आप फिर ठीक कर रहे हो, तो वो नहीं करना है, मैं पहले ही क्या लेना है? प्रिवेंशन। तो नेचर ऑफ आईसीएस कैसा रहेगा हमारा? प्रिवेंटिव। तो ये चीज याद रखना। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इसने बताया है टेक्निक्स ऑफ आईसीएस। टेक्निक्स बेसिकली कुछ नहीं है, आपको आईसीएस में क्या क्या काम करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखना है, दैट इज बेसिकली यहाँ पे टेक्निक्स बोल दिया। अब देखो, फर्स्ट वही है क्लियर डिविजन ऑफ वर्क। जहां पर भी आपको आए डिविजन ऑफ वर्क, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आउटपुट ऑफ वन, इनपुट ऑफ अदर, याद रखना ये तीनों ही क्या है? इंटरनल चेक्स के बारे में बात कर रहा है। बस पॉइंट्स बढ़ाने के लिए इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। फाइन। देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर होनी चाहिए किसको क्या काम करना है, वरना रिपीटेशन हो जाएगा।
ठीक है, जो भी आपका वर्क फ्लो प्रोसेस है कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन, उसको आप क्या करो, डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि ओरली है तो भूल जाएंगे, बेटर है आप इवेंट ट्रीज बना लो, फ्लो चार्ट बना लो। देन क्या बोला, नो सिंगल पर्सन शुड बी अलाउड टू हैव एक्सेस, हमने बात की थी, अकेले पर्सन को सारा काम दोगे तो वो फ्रॉड करेगा ही ना, तो उसको मौका दे रहे हो, तभी तो हमने क्या किया था, इंटरनल चेक्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देन क्या बोला है, जॉब रोटेशन करते रहो। देखो अगर कोई पर्सन एक ही काम को इतने सालों से कर रहा है ना, तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको सारे लॉ के लूप होल्स पता होंगे, या उसको सारी सिचुएशंस पता होंगी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मैं फ्रॉड करूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला है, आप जॉब रोटेशन करते रहो, जिससे कोई भी पर्सन है ना इतना हैबिचुअल नहीं हो उस जॉब को लेके कि वो फ्रॉड ही करने लग जाए। ठीक है, वैसा। देन क्या बोला है, आप अपने स्टाफ को मैंडेटरी छुट्टी पे भेजो। छुट्टी पे भेजने का सेंस क्या है कि आप पीठ पीछे से उसकी डेस्क चेक करो, उसका लैपटॉप चेक करो, उसके रिकॉर्ड्स चेक करो कि कहीं ये बंदा कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो पीठ पीछे से हमें चेकिंग करनी है उसकी, इसीलिए हम उसको कहाँ भेज रहे हैं, मैंडेटरी लीव पे। ठीक, देन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शन कर लो असेट्स वगैरह का, वो बेसिक बेसिक सारे पॉइंट्स हैं। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट ये अगेन क्या बोल रहा है कि आईसीएस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल चेक हमें पता है, इंटरनल ऑडिट हमने बात कर ली, फ्लो चार्ट्स अभी हमने बात कर ली कि सबका जो वर्क है वो क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट, और बेटर रहे आप सारा का सारा काम फ्लो चार्ट्स में क्या करो, ऑर्गेनाइज करके बताओ। देन क्वेश्चनर हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन है जो चेक करता है डीडी में ऑडिटर, यानी आपकी एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि सारे काम सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप टिक लगाते जाओगे उस पर, तो वो ऑडिटर ही क्यों करे, कंपनी खुद भी तो कर सकती है ना, तो वो भी करना है। और इसके बाद में क्या बोला है, इंटरफॉर्म एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, यानी आप अपने प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो कि आपने कितना अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस कितनी बेटर हुई है, या आपका ट्रेंड एनालिसिस कर लो कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड हुई है, तो वो सब कुछ। और आप अपने कॉम्पिटिटर से भी चेक कर सकते हो कि सिमिलर टाइप की कंपनी है तो ये मुझसे कितनी बेटर है या मैं कितनी बेटर हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन कर सकते हो, यानी बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स के लिए सारे मेथड्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अडॉप्ट करती है। अब देखो इसने डिटेल में बता रखा है इंटरनल चेक को, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में। देख लो एक बारी, यहाँ पे आपको जो भी हमने बात की, सेक्रेशन ऑफ ड्यूटीज, देन वही आउटपुट बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर, देन डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, इससे एरर्स फ्लॉज इजीली डिटेक्ट हो जाएंगे और प्रिवेंट कर पाएंगे हम उनको। तो वही पूरी लैंग्वेज आपको वापस से दे रखी है इलैबोरेट करके, मीनिंग हमने पहले ही देख लिया है। अब देखो जो आपको यहाँ पे फीचर्स गिवन है, अभी याद है हमने रिसेंटली टेक्निक्स के बारे में बात की थी, टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सेम टू सेम फीचर्स हैं किसके, इंटरनल चेक के। तो वो टॉपिक हो गया ना, तो आप ये अपने आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आईसीएस में बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो इंटरनल चेक की तो करते हैं, इंटरनल चेक पार्ट ही तो है आईसीएस का, तो जो वहां पर था वो सेम टू सेम फीचर्स इंटरनल चेक के भी हैं, तो इसको एक बार रीड कर लेना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें ये भी पता है कि वर्क को डिवाइड करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे फिक्स होनी चाहिए कि कब किसको क्या काम करना है। ठीक है, देन हम क्या चाहते हैं इसके थ्रू कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी एनहांस हो, एरर्स और फ्रॉड्स मिनिमाइज हो जाएं, रोकना ही चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं हम उनको, तो ये सारी चीजें। देन हम क्या चाहते हैं, अकाउंट्स बहुत ही क्विकली और एकदम एक्यूरेटली प्रिपेयर हो जाए। और लास्ट में क्या बोला है, आपका जो ऑडिट है वो एकदम प्रॉपर हो जाए, क्योंकि अगर आईसीएस अच्छा है तो याद करो ऑडिट में अपने आप बेनिफिट होगा, वो अपना सैंपल साइज कम कर सकता है। फाइन, तो ये सारी चीजें हैं। चलो देन हमें क्या गिवन है, इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट जो है यहाँ पे से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमने पूरा पढ़ लिया है डीडी में, तो अगर आपको वो वाला सब कुछ याद है तो आपको वापस से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पर किसी ने अगर डीडी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है या सेकंड ग्रुप नहीं दे रहा है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अब देखो क्या बोला है, क्या है, एक इंडिपेंडेंट अप्रेजल फंक्शन है, यानी बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं टाइम टू टाइम, रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। बट एक चीज है, पर्सन एम्प्लॉय भी हो सकता है और कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। तो वो क्या चेक करेगा, क्या आपके आईसीएस सही है या नहीं है, क्या जो आपने रिपोर्टिंग की है रिपोर्टिंग प्रॉपर एक्यूरेट टाइमली है या नहीं है, क्या मैनेजमेंट में जो भी कंप्लायंस वगैरह एप्लीकेबल हो रहे हैं उसके लिए पॉलिसीज वगैरह एप्लीकेबल हो रही है, क्या वो हमने मानी है या नहीं मानी है। तो बेसिकली फाइनेंशियल काम सही से हुआ, रिपोर्टिंग का काम सही से हुआ, नॉन फाइनेंशियल काम सही से हुआ, तीनों को चेक करके हम अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट।
और ऑल्सो इंटरनल ऑडिट सिर्फ चेक ही नहीं करता, वो सजेशंस भी देता है इम्प्रूवमेंट के, कि कहाँ कहाँ पे आपके डेफिशिएंसी है और हमें इस तरीके से उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप वहां पर देता है। दैट इज व्हाट इंटरनल ऑडिट। चलो अब देखो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, मेन एस्पेक्ट्स पे वही कि रिव्यू है, अप्रेजल है, आप चेक करोगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम को, एसेट प्रॉपर है या नहीं है, फ्रॉड्स मिल रहे हैं, एरर्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या एथिक्स माने जा रहे हैं नहीं माने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज स्टेप्स फॉर इंटरनल कंट्रोल। इसको रीड कर लेना, एक्स्ट्रा ऐसे ही पूरे समरी बना के टॉपिक डाल दिया है। बस इसमें एक लास्ट पॉइंट देख लो, दैट इज व्हाट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म। अब देखो विजिल मैकेनिज्म ऐसे तो पहले आया है, बट क्या होता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है कि वहां पे कोई पर्सन अगर फ्रॉड कर रहा है तो किसी एम्प्लॉय को नोटिस आ गया कि ये जो पर्सन है ना, ये शायद कुछ गलत काम कर रहा है, शायद कुछ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है, या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ करप्शन कर रहा है, तो मतलब कुछ इलीगल कुछ गलत कर रहा है, और वो एम्प्लॉय चाहता है कि मैं है ना इसकी कंप्लेन करूं जाके कि ये पर्सन गलत कर रहा है। लेकिन क्या होता है, उसको डर लग सकता है कि यार बाय चांस की बात है, अगर मैंने इस बंदे की कंप्लेन कर दी तो वो क्या काम करेगा, मुझे निकलवा देगा तो, या मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लिया तो, या मुझ पे भारी पड़ गया तो, मेरी सेफ्टी का क्या। तो इसीलिए एम्प्लॉयज है ना वो रुक जाते हैं कि छोड़, मेरा मैटर नहीं है, मैं क्यों बीच में फंसू, मैं ही नहीं फंस रहा हूं अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसीलिए एक डर से फ्रॉड अगर हो भी रहा है ना, तो एम्प्लॉयज कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कंपनीज एक्ट में, और इवन एलओडीआर भी बोलता है कि है ना आप क्या बनाओ, विजिल मैकेनिज्म। यानी यहाँ पे जो विसिल ब्लोअर्स है, विसिल ब्लोअर्स कौन होते हैं, जो पर्सन विसिल ब्लोइंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ भी गलत हो रहा है उसको इंटीमेट कर रहे हैं। तो जो भी पर्सन विजिल ब्लोअर्स हैं यहाँ पे, उनको आप प्रमोट करो कि अगर आपको कुछ भी फ्रॉड वगैरह दिख रहा है ना तो आप बताओ, और हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ना आपको जॉब से निकाला जाएगा, ठीक है, ना आपकी आइडेंटिटी हम बताएंगे ही नहीं कि हमें किसने बताया फ्रॉड के बारे में, ठीक है। तो हम आपको एकदम 100% सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया जाएगा। अगर आपको कोई ऐसे सेफ्टी प्रोवाइड करे कि आपको कुछ नहीं होगा, तो फिर आप बोलोगे ना कि हाँ चलो ठीक है, कोई गलत कर रहा है तो मैं बता देता हूँ, कंप्लेन कर देता हूँ, वैसे। तो वो पूरा मैकेनिज्म जहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज व्हाट विजिल मैकेनिज्म। और विजिल मैकेनिज्म के थ्रू इवन क्या अलाउ कर रखा है कि अगर मान लो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशंस है कि बहुत ही बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो, ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन के पास में, ठीक है। डायरेक्टली आप चले जाओ उसके पास में और अपनी कंप्लेन बता सकते हो, फाइन। चलो तो बस ये अलग पॉइंट था, इसके अलावा जो सारे पॉइंटर्स है वो सही है, वही कि एस्टैब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट किया है नहीं किया है, इंटरनल चेक्स है या नहीं है, कंप्लायंस हुई है नहीं हुई है, बेसिक है, ठीक है। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक गिवन है दैट इज कोसोज इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। अब देखो कोसो क्या है, कोसो बेसिकली एक जॉइंट इनिशिएटिव है। अब देखो क्या होता है, हमने ये पहले भी बात कर रखी है कि इंटरनेशनल एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जिसमें अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस या इवन पीपल प्रोफेशनल्स मिलकर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उस पर फिर वो एडवाइजेस देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, ठीक है। और वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, यानी वो कोई सी भी कंट्री फॉलो कर सकती है, ठीक है। मतलब वो जो रिकमेंडेशंस वगैरह देंगे वो ऐसा किसी एक कंट्री स्पेसिफिक या कंपनी स्पेसिफिक नहीं होगा कि यही कंपनी मान सकती है, नहीं, वो इस तरीके से करते हैं कि वो पूरा रिसर्च करते हैं बिजनेस को, एनवायरनमेंट को, ओवरऑल, ठीक है, और वहां पर वो अपने रिकमेंडेशन देंगे। तो अब जैसे इंडिया है, तो इंडिया को लगता है कि हमें कंट्रोल्स वगैरह जो मानने चाहिए, वो कंट्रोल्स हमें नहीं पता क्या गाइडेंस है, कैसे माने, क्या करें, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो भी रिकमेंडेशन दिया उसको मान लो। ऑब्वियसली वो कंपल्सरी नहीं होगा, वो सिर्फ क्यों होता है, वो ओनली गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आपको याद हो जो हमने चैप्टर नंबर 12 में बात की थी ERM की, ERM भी किसने ही दिया है, कोसो ने दिया है, ठीक है। तो वो हमने ERM वहां पढ़ लिया। एक उसने ICS के ऊपर रिकमेंडेशंस दी है, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये कोसो ने बोला है ना, वो ऐसा ही सब कुछ है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ लिया, क्योंकि ये भी अगेन क्या ही बताएगा, ICS के बारे में, ठीक,
लैंग्वेज चेंज होगी पर अल्टीमेटली इंटेंशन तो वही है। हम क्या चाहते हैं, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स में तो वही दो पार्ट्स होंगे, तो बेसिक बेसिक सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में डिफरेंस रहेगा। चलो इसको देखो, फुल फॉर्म क्या है, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ट्रेडवे कमीशन। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। उनके आपको यहाँ पे नेम्स गिवन है, और ये जो है वो बेसिकली अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, आईसीएस के ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, इसके अलावा ईआरएम के ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, एक टॉपिक है फ्रॉड डेटरेंस, उसके ऊपर गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मैटर्स पे गाइडेंस दे रहे हैं, जिसको भी लगता है वो फॉलो कर सकता है। अब देखो इसने क्या बोला, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है आईसीएस की, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको इलैबोरेट किया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है आईसीएस का, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन वही एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लेकर आना। देन आईसीएस को कौन करेगा, एंटिटी के वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन, ठीक है। इसके अलावा ये जो आईसीएस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करेगा, रीजनेबल अश्योरेंस। पहले ही इंश्योर कर रहा है कि ये मत बोलना कि आईसीएस लग गए फिर फ्रॉड कैसे हुआ, लिमिटेशंस हैं, इसीलिए वो क्या देगा, रीजनेबल अश्योरेंस देगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, फ्लेक्सिबल है, आप इसको जब भी चाहो चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर गिवन है जो डेफिनेशन से निकल के आए। अब देखो क्या बोला, जो कोसो है उसने अपना एक क्यूब बताया, ठीक है, कोसो ने क्यूब बताया जिसमें इसने क्या किया है, 3 चीजों को कंबाइन किया है। अब देखो यहाँ पे जो इसने लिखा है वो तो क्या है, कॉम्पोनेंट्स है, कौन से, क्रिम वाले। जो अभी हम क्रिम पढ़कर आए हैं वो क्रिम किसने ही बताया है, कोसो ने ही बताया, ठीक है। कौन कौन से थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड देन मॉनिटरिंग, तो वो इसने बताया। इसके अलावा ये 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बारे में बोलता है। 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन से, फर्स्ट है ऑपरेशंस, सेकेंड है रिपोर्टिंग, और थर्ड है व्हाट, कंप्लायंस। यानी हम जो आईसीएस लगा रहे हैं वो आईसीएस 3 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए है। फर्स्ट क्या है, ऑपरेशंस, सेकेंड क्या है, रिपोर्टिंग करनी है, और थर्ड क्या है, कंपनी को कंप्लायंस करनी है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड सेगमेंट है कोसो के क्यूब का, वो क्या बताता है कि ये जो आप आईसीएस लगा रहे हो, क्या ये डिपार्टमेंट वाइज है, क्या ये किसी सेगमेंट वाइज है, क्या ये ब्रांच वाइज है, नहीं, ये तो ओवरऑल एंटिटी वाइज है ना। जितने भी आपके यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो सब में एज इट इज एप्लीकेबल होने वाला है। तो ये थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, डिवीजन, यूनिट, ऑपरेशंस, हर जगह पे ये लगेगा। ऐसे स्पेसिफिक नहीं करना है कि ओ डिपार्टमेंट में एक ही लगेगा या ऐसा कुछ करके, तो वो अपने थर्ड वाले में आ गया, ठीक है। तो 3 चीजें क्या हुई, कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड द एंटिटी का स्ट्रक्चर। थर्ड वाले को हम क्या बोल सकते हैं, एंटिटी स्ट्रक्चर। चलो, तो ये जो क्यूब है इसके तीनों कंपोनेंट्स आप याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट में, जो अभी हमने वो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वो यहाँ पर एलैबोरेट करके आपको लिखे हुए हैं, आप देख लेना। देन ये अगेन डिफाइन करता है किसको, इंटरनल चेक को और इंटरनल ऑडिट को, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बार बार कोई सेंस नहीं बनता है, सेम डेफिनेशन है, लिख कर आ जाना। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंसेस किए हैं हमने इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट पे, ठीक है। अब देखो इंटरनल कंट्रोल तो हम जानते हैं, इंटरनल कंट्रोल के पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो ऑब्वियसली बात है इसका स्कोप वाइडर होगा और इन दोनों का स्कोप नैरो होगा, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट तो हमें क्या गिवन है, मीनिंग, तीनों का मीनिंग। कभी भी डिफरेंस आए मीनिंग तो आपको लिख कर आना है। इसके बाद इसने क्या बोला है, वेरिफिकेशन। आप वहां पे अगेन क्या चेक करोगे, सब कुछ एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो रहा है नहीं हो रहा है। इंटरनल चेक में आप क्या चेक करोगे, वही 1% का आप आउटपुट आपका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा काम एक साथ कौन चेक करेगा, आपका ऑडिटर चेक करेगा। इसके बाद में आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग हम किसको करेंगे, बेसिकली जो अपना ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट है। इंटरनल चेक में एक का काम दूसरा चेक कर रहा है तो उसको रिपोर्टिंग हो रही है, और इंटरनल ऑडिट में रिपोर्ट बना रहा है ऑडिटर और वो सबमिट कर रहा है किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है। देन क्या बोला है, एक नॉर्मल सिस्टम है मैनेजमेंट ने बनाया है। तो अगेन ये वही वाली सारी चीजों को एलैबोरेट करके लिख रहा है, एक बार इसको रीड कर लेना आप लोग, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो यहाँ पे जो अपने क्रिम के 5 कंपोनेंट्स हैं, उन 5 कंपोनेंट्स के अंदर आपको प्रिंसिपल्स गिवन है। जो हमारे क्रिम के 5 कंपोनेंट्स हैं, तो कोसो ने उनके लिए क्या बना दिए हैं, 17 प्रिंसिपल्स, कि आपको इन्वायरमेंट जब सेट करना है तो उस पर कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो ये वही है
जो हमने वहां कंटेंट पढ़ा है ना क्रिम में, उस क्रिम के कंटेंट को इसने प्रिंसिपल्स बना दिया। जैसे फर्स्ट यार मैंने आपको कहा था एथिक्स, इंटेग्रिटी माननी है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, देन अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ नया नहीं है, बस इसने इसको क्या बना दिया, प्रिंसिपल से फॉर्मेट बना दिया। अब एग्जाम में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आप 17 प्रिंसिपल्स लिखो, तो आप ट्राई करो कि ये आपको एज इट इज याद हो जाए, ठीक है। यानी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिनमें हम लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, जैसे वो कोसो का क्यूब है, तो अब जो लिखा हुआ है आपको वही लिखना पड़ेगा। वैसे ही 17 प्रिंसिपल्स हैं, तो प्रिंसिपल्स बना दिए, तो आपको एज इट इज इनको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आप ट्राई करो 99% तो ये एज इट इज लाइन से आपको लर्न हो जाए, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आते हैं व्हाट इंटरनल कंट्रोल कैन डू, यानी ये इसके बेनिफिट्स गिवन है एंड देन उसके लिमिटेशंस गिवन है। तो वो एग्जैक्टली सेम है जो हम पहले देखकर आ चुके हैं, आप रीड करके देख लेना, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। लैंग्वेज ऑब्वियसली चेंज होगी, ठीक है, लेकिन इंटेंट वही है। ओके अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमें क्या बता रखा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल। अब ऑब्वियसली बात है आईसीएस लगाना है तो सिर्फ किसी एक की ड्यूटी नहीं हो सकती कि सिर्फ बोर्ड कर रहा है या सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। सबसे पहले क्या बोला है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में भी जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ही शुड अज्यूम ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाने की बात हो रही है, यहाँ पे ओनरशिप का मतलब है कि आपको ये समझना है कि वो मेरी कंपनी है, अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर उसको लॉस होगा तो मेरा नुकसान, यानी आपको अपना मान के चलना है। नाउ इफ यू रिमेंबर स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी ड्यूटीज है। देन यहाँ पे क्या बोला है, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज है, उनको पता होनी चाहिए। देन डेलीगेशन करोगे आप लोग, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाओगे, रिपोर्टिंग करोगे, तो ये सारे बेसिक गिवन है। देन आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट का सारा काम किसका है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है, फॉर्मुलेशन और मॉनिटरिंग। याद है आपको 3 वर्ड्स थे, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। तो इम्प्लीमेंट तो कौन कर रहा है, मैनेजमेंट, ठीक है। पॉलिसीज को बनाना एंड देन मॉनिटर करना कि सब कुछ हो रहा है सही से, नहीं हो रहा है, वो अल्टीमेटली किसका काम है, बोर्ड का। तो मैनेजमेंट सही से सब कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बोर्ड उसको प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और एडवाइसेस वगैरह, और कुछ गलती हो गई तो अगेन बोर्ड सपोर्ट से अपने उसको ठीक करवाएगा। तो दैट इज बोर्ड का रोल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो जाता है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 134 में, बोर्ड रिपोर्ट में बेसिकली, तो वहां ये बोला है कि डायरेक्टर्स को बताना है कि हमने हमारी कंपनी में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगा रखे हैं और इंटरनल नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल, बेसिकली फाइनेंशियल भी है और नॉन फाइनेंशियल भी है। तो ये कंपलसरी कर दिया किसके लिए, लिस्टेड कंपनीज के लिए, कि आपको अपने DRS में ये कंपलसरी बताना पड़ेगा कि हम क्या मान रहे हैं अपनी कंपनी में कंट्रोल। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, डायरेक्टर्स की। चलो देन आते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। अब ऑब्वियसली बात है इंटरनल ऑडिट अगर आपके हो रही है आईसीएस में तो वो कौन करेगा, ऑडिटर तो करेगा, ठीक है। और लास्ट में आता है अपना अदर पर्सनल, यानी एक्चुअल जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, स्टाफ है, उनका भी तो काम होगा। अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हर काम खुद तो करेगा नहीं ना, जाके वो किससे करवाएगा, वो डेलीगेट करेगा, तो वो डिपार्टमेंट हेड्स को बोलेगा। डिपार्टमेंट हेड्स किसको बोलेंगे, वो फर्दर जाके जो अपने अंडर में स्टाफ काम कर रहा है उसको बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, जो एक्चुअल में स्टाफ है उनका भी तो कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो अदर पर्सन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा मैनेजमेंट की ड्यूटीज, देन डायरेक्टर्स की ड्यूटी, डायरेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है DRS में आपको बताना पड़ेगा लिस्टेड एंटिटीज को, देन इंटरनल ऑडिटर्स की ड्यूटी एंड देन अदर पर्सन। यानी बेसिकली ये चारों लोग इन्वॉल्व होंगे तभी आईसीएस डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर हो सकता है। चलो तो ये अपना हो गया चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट।